नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले 9 महीनों के दौरान हुए विकास कार्यों की जानकारी ली है और इसमें कृषि, कौशल विकास, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रमुख पहलों को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हाल ही में हुए सफल नक्सल ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री से शेयर की है। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की। वहीं मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख आवास स्वीकृत किए जाने पर नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे मतगणना को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रुझान है, इससे स्पष्ट है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे पक्ष में माहौल बनेगा। जम्मू कश्मीर में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। वहीं हरियाणा पर यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में जो विकास हमने हरियाणा में किया है, ये उसी का नतीजा है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस प्रकार से अभी रुझान दिख रहे हैं, यह स्पष्ट है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे मतगणना बढ़ेगी, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन और अच्छा होगा। जो 10 सालों में हरियाणा की दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बदली है और हरियाणा की जनता ने उसी पर मुहर लगाकर तीसरी बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से जो विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी का परिणाम हरियाणा में दिख रहा है और जम्मू कश्मीर में भी हमारे प्रदर्शन बहुत अच्छे होंगे, ये उम्मीद है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जीतू पटवारी की एक ट्वीट पर कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, इस पर कुछ भी कहना मैं उचित नहीं समझता। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने सबको पीछे छोड़ते हुए विकास को चुना है और ये अब सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके से बीजेपी ने विकास किया है, निश्चित रूप से आगे चलकर हमारे पक्ष में माहौल बनेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, इस पर मुझे नहीं कहना। वो देश की जनता, प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है। पर हरियाणा की जनता ने इन सब को पीछे छोड़ते हुए विकास का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के काम पर भरोसा किया है, तो ये निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आ रहे हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ की सड़क परियोजना पर स्वीकृति की मुहर लगा दी है। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नितिन गडकरी ने 900 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। हमने 1300 करोड़ का प्रस्ताव दिया था। पीएम मोदी ने स्वीकृति के लिए नितिन गडकरी से पहले बातचीत की और 30 सितंबर को एक बैठक भी हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि 8 सड़कें छत्तीसगढ़ की हैं जिन्हें स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। साथ ही मुख्यमंत्री की पहल पर हमें ये सौगातें मिली हैं। देश के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने लगभग 900 करोड़ के 8 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है। 4 जुलाई को सीआरएफ के तहत सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 4 जुलाई को हम लोगों ने 13 सड़कों का लगभग 1300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था। बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने उस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए नितिन गडकरी साहब से बात की थी और अभी 30 सितंबर को बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात के बाद हमने
8 सड़कों का 9 सितंबर को 8 सड़कों के लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। 30 सितंबर की बैठक में माननीय नितिन गडकरी जी ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी थी उन 8 सड़कों की, और कल उस पर उनका अनुमोदन हुआ है। और ये 8 सड़कें मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि वो कौन सी 8 सड़कें हैं। नानघाट मुंगेली की सड़क 39 किलोमीटर 120 करोड़ रुपए का। बेमेतरा नवागढ़ मुंगेली 43 किलोमीटर 126 करोड़ रुपए का। राजनांदगांव डोंगरगांव चौकी मोहला मानपुर रोड 96 किलोमीटर 290 करोड़ रुपए का। और बाग बहार कोतबा रोड 2 लेन सड़क 13.50 किलोमीटर 40 करोड़ रुपए। और इसी तरह से सिरगिट्टी सरवानी पासीद अमलडीहा बरतोरी दगोरी रोड 32 किलोमीटर 85 करोड़ रुपए। और लुड़ेग टेकपारा लावाकेरा रोड 41 किलोमीटर 118 करोड़ रुपए। इसी तरह से अपग्रेडेशन और बीटी स्ट्रेंथनिंग रोड जसपुर कुसमी रोड 28 किलोमीटर 35 करोड़ रुपए का। और राजनांदगांव कवर्धा पोणी रोड 30 किलोमीटर 90 करोड़। इस तरह से 907 करोड़ के ये प्रोजेक्ट थे, जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय नितिन गडकरी जी ने प्रदान की है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार का ये लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, सड़क एवं परिवहन मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के पहल पर छत्तीसगढ़ की जनता को ये लगभग 900 करोड़ रुपए के 8 सड़कों का उपहार नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मिला है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव समय पर होगा या नहीं, इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले भी कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। हमने एक समिति का गठन भी कर लिया है और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। देखिए, मैं बार बार बोल चुका हूं कि हमारी सरकार की तैयारी है और हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी हमने बना दिया है। दोनों चुनाव एक साथ करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उस पर विचार करके निर्णय करेंगे और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नवीन जिला मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के सामान्य प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध थी, किंतु उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन के लिए अक्सर दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। वर्तमान में स्थानीय विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से अब जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा भी मिल रही है। सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध होने से अब गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिजेरियन सेक्शन का लाभ मिलने के कारण जिले के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों जैसे कि भरतपुर की गर्भवती महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है। खबर कोरबा से है, जहां पर बालगो वार्ड 35 में पहली बार आदर्श गरबा और डांडिया उत्सव
समिति की ओर से हाउसिंग बोर्ड में डांडिया और गरबा शुरू किया गया है, जिसमें पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद हितानंद अग्रवाल और विशेष अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नीतीश डालमिया, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रूबी तिवारी, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना रुनीझा और समाज सेवी विजय गुप्ता, मंदाकिनी त्रिपाठी और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कोरबा से हैं, जहां पर वाल्गो वार्ड 35 में पहली बार आदर्श गरबा और डांडिया उत्सव समिति की ओर से हाउसिंग बोर्ड में डांडिया और गरबा शुरू किया गया है, जिसमें पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद हितानंद अग्रवाल, विशेष अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष नीतीश डालमिया, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रूबी तिवारी सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। रायपुर पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ राज्यव्यापी साइबर जन जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें कई रास गरबा आयोजन स्थलों, दुर्गा पंडाल, मेला चौक चौराहों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर जन जागरूकता संबंधी पंपलेट बांटे जा रहे हैं और मुख्य चौक चौराहों पर जागरूकता अभियान के लिए बैनर लगाए गए हैं और 2700 से भी अधिक छात्राओं और आमजनों को इसके तहत जागरूक भी किया गया है और रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। आपको बताते चलिए कि खबर रायपुर से है। साइबर जन जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कई जगहों पर लोगों को यहां पर जागरूक भी किया जा रहा। साइबर जन जागरूकता संबंधी पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं। रायपुर पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ राज्यव्यापी साइबर जन जागरूकता अभियान चला रही है। कई रास गरबा आयोजन स्थलों, दुर्गा पंडाल, मेला चौक चौराहों में लोगों को जागरूक किया गया है। साइबर जन जागरूकता संबंधी पंपलेट भी यहां पर बांटे गए हैं। छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण के चाकूबाजियों पर भी जो है वो कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती में अवैध रूप से चाकू रखे चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रायपुर सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को राजधानी रायपुर के जे.आर. दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक विद्यालय में 24वीं राज्य स्तरीय शैली क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। 9 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 5 संभाग के 1790 प्रतिभागी, 300 कोच मैनेजर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य अतिरिक्त गतिविधियां भी आवश्यक हैं। ये न केवल शारीरिक फिटनेस में मदद करती हैं, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास, टीम वर्क, नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। इन गतिविधियों से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। खबर रायपुर से है, जहां पर 24वीं राज्य स्तरीय शैली क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई है। सांसद बृजमोहन ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। खेलकूद से बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। रायपुर सांसद पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को राजधानी रायपुर के 24वीं राज्य स्तरीय शैली क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। 9 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 5 संभाग के 1790 प्रतिभागी और 300 कोच और मैनेजर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य अतिरिक्त गतिविधियां भी आवश्यक हैं। ये न केवल शारीरिक फिटनेस में मदद करती हैं, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास और साथ ही आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप
नया रायपुर स्थित IIIT के सभागार में आयोजित वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वन विभाग की तरफ से 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सह अस्तित्व से वन्य जीव संरक्षण सप्ताह थीम पर आधारित वन्य जीव सप्ताह के तहत राज्य के कई जिलों में जन जागरूकता को लेकर तमाम तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर आयोजन विधिक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और सम्मानित करने का कार्यक्रम वन विभाग द्वारा IIIT कार्यक्रम के रायपुर के सभागार में आयोजित किया गया। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस मौके पर विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। मंत्री कश्यप ने इस मौके पर वन जीव सप्ताह अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ की रागनी को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह और साथ ही पुरस्कार राशि चेक का भेंट कर सम्मानित किया है। की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से ये संभव हो। शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं। लेकिन आज चाहे केंद्र में बैठे हुए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो या राज्य में बैठे हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, इनकी पूरी इच्छा शक्ति है कि हमारा ये पूरा क्षेत्र नक्सल मुक्त हो और उस दिशा में लगातार हमारे जो जवान हैं उसको अंजाम देने में लगे हुए हैं। हम उनको बधाई देते हैं, पूरे पुलिस के हमारे जवानों को, पूरे पुलिस प्रशासन को बधाई देते हैं। और आने वाले समय में हमारे उन सुदूर वनांचल क्षेत्रों में वो शिक्षा, स्वास्थ्य, नेट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ये सारी की सारी सुविधाएं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां तक पहुंचा। पीसीसी चीफ दीपक भैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और मामले पर मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि जाति को जाति से और धर्म को धर्म से लड़वाकर फूट डालो, शासन करो की कांग्रेसी टूलकिट को जनता समझ चुकी है। दीपक बैज, ये अब बार बार नहीं चलेगा। दीपक बैज जी, छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती। लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए थे, क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश पर प्रदेश को धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैज जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। समाज के हितैषी बनने वाले कांग्रेसी भुवनेश्वर साहू की जब हत्या हुई, एक धर्म विशेष के लोगों ने हत्या की, पूरा प्रदेश उसके लिए न्याय की मांग कर रहा था, तो भुवनेश्वर साहू के परिजनों पे आपने केस दर्ज किया, लेकिन भुवनेश्वर की हत्या करने वालों पे आप कार्रवाई करने से हिचकते रहे। आपके मंत्री उसी जिले में रहते थे, परंतु उनके घर जाने की उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई। तब ये पत्र लिखने वाले दीपक बैज जी आप कहां थे? पूरा प्रदेश धर्मांतरण की आग में जल रहा था। स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि तात्कालिक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को साहू समाज की बैठक में कहना पड़ा कि अब धर्मांतरण करने वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे। तब कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो दिल्ली जाकर अवैध धर्मांतरण करने वालों को आश्वासन देकर आए थे कि हम आप यहाँ पे आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। ये जो धर्म और जाति के नाम पे बांटने का जो आपका टूल किट है दीपक बैज जी, उसे जनता समझ चुकी है। अब ये काट की हांडी आपकी बार बार नहीं चढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता ने आपको बता दिया है कि आपके झांसे में वो नहीं आने वाली। तो मुझे लगता है जनता को बांटने का जो ये टूल किट है वो दिखाना बंद करे। छत्तीसगढ़ की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। तो वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक रायपुर के आबकारी भवन में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की है। संचालक मंडल की ओर से इस बैठक में बेवरेज कॉर्पोरेशन की कई एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सर्वप्रथम 21 अगस्त को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किया गया। बैठक में बेवरेज कॉर्पोरेशन द्वारा दुर्ग और बिलासपुर के गोदामों में हाउसकीपिंग कार्य के लिए निविदा जारी करने का कार्य अनुमोदन किया गया। साथ ही अरसनारा दुर्ग गोदाम के लिए एक नग जनरेटर क्रय करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
जनजातियों के गौरवशाली इतिहास, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और जनजातीय नायकों के बलिदान को आमजनों को बताने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और ये कार्यशाला का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सभागृह में संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में पूर्व आईएएस अधिकारी और वर्तमान केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने जनजातियों के ज्ञान और परंपराओं को दूसरे समाजों के लिए अनुकरणीय बताया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनजाति समाज में सहभागिता, प्राकृतिक प्रेम के साथ आत्म स्वाभिमान से जीने की कला को दूसरे समाज के लोगों को भी सीखना चाहिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।